अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाइक क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेक्चर 14 कवर करेंगे विच इज़ डेटा स्टोरेज इन क्लाउड्स। टोटल 5 मॉड्यूल हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद मॉड्यूल 70 विच इज़ नेटवर्क स्टोरेज। इस मॉड्यूल में हम सिंपली पढ़ेंगे कि किस तरह कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर टाइम के साथ साथ स्टोरेज में एवोल्यूशन हुई, एडवांसमेंट हुई और ये नेटवर्क स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग में। सबसे पहले देखते हैं कि हमें कंप्यूटर के अंदर एडिशनल स्टोरेज की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड मल्टीपल कंप्यूटर्स को अपनी लोकल स्टोरेज के अलावा एडिशनल स्टोरेज की ज़रूरत होती है ताकि लार्ज डेटा सेट्स को उस पर होस्ट किया जा सके, सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके। नाउ इन कंप्यूटर्स में फ़ाइल शेयर करनी होती हैं, बैकअप स्टोर करने होते हैं, लार्ज फाइल्स स्टोर करनी पड़ती हैं और डेटा को रेप्लिकेट करके रखा जाता है ताकि फेल ओवर की सूरत में डेटा रिकवर किया जा सके। इसलिए जो लोकल कंप्यूटर की अपनी इंडिविजुअल स्टोरेज होती है वो काफ़ी नहीं होती, इसलिए एडिशनल नेटवर्क स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम के लिए पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशन इसका ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वो फाइल सर्वर्स यूज़ करती थी। फाइल सर्वर बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर सर्वर होता था जिसमें स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती थी और इसको बहुत ज़्यादा तादाद में डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। इस सर्वर के ज़रिए, इस कंप्यूटर सर्वर के ज़रिए फाइल स्टोर की जाती थी और शेयर की जाती थी अक्रॉस द नेटवर्क। सिंपल एग्जांपल इसकी ये है कि अगर किसी ऑफिस में एक एम्प्लॉय को कोई फ़ाइल सेव करनी है जिसको दूसरे भी एक्सेस कर सकें, तो वो उस फ़ाइल को एक सेंट्रल सर्वर पर सेव करते थे और वहीं सेंट्रल सर्वर से वो फ़ाइल बाकी सारे एम्प्लॉइज़ के पास पहुँच जाती थी, उनके साथ शेयर की जा सकती थी और वो एम्प्लॉइज़ खुद भी उन फ़ाइल्स को एक्सेस कर सकते थे उस सेंट्रल सर्वर के ज़रिए। अब ये पहले की एग्जांपल है कि पहले ट्रेडिशनल सिस्टम्स में ऐसा होता था, बट आजकल जैसे-जैसे टाइम गुज़रा, कंप्यूटर का यूज़ बढ़ने लगा, नेटवर्किंग ज़्यादा होने लगी, तो फ़ाइल सर्वर्स यूज़ करना काफ़ी नहीं था। इसलिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क यानी सैन इंट्रोड्यूस करवाया गया। सैन या फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक ऐसा हाई स्पीड नेटवर्क होता है जो स्टोरेज डिवाइसेस को सर्वर से कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क में जो स्टोरेज डिवाइसेस होती थी वो डायरेक्टली नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती थी, कि एक फाइल सर्वर यानी सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं होती थी बल्कि डायरेक्टली नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती थी। नाउ स्टोरेज एरिया नेटवर्क कैसे काम करता है? क्योंकि स्टोरेज एरिया नेटवर्क में स्टोरेज डिवाइसेस को डायरेक्टली नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर्स स्टोरेज एरिया नेटवर्क पर रन कर रहे होते हैं, वो भी डायरेक्टली नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं और उसको एक्सेस कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क में स्टोरेज डिवाइसेस को डायरेक्ट एक्सेस दे देते हैं नेटवर्क का, तो जो हैवी स्टोरेज ट्रैफिक होता है यानी लार्ज अमाउंट में डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है ओवर द इंटरनेट, तो ये हैवी स्टोरेज ट्रैफिक प्राइमरी नेटवर्क से आइसोलेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो नेटवर्क बॉटलनेक सिचुएशन होती है, ये जब नेटवर्क की कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो एक ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन बन जाती है। इस तरह की सिचुएशंस ख़त्म हो जाती हैं जब हम स्टोरेज डिवाइसेस को नेटवर्क का डायरेक्ट एक्सेस दे देते हैं, जिसकी वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी आ जाती है, सिस्टम क्रैश नहीं करता, ज़्यादा टाइम तक एफिशिएंटली वर्क करता है और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। स्टोरेज एरिया नेटवर्क में क्या होता था, एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया था जो स्टोरेज डिवाइसेस को डायरेक्टली नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता था। बट नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज में क्या किया कि स्टोरेज डिवाइसेस को डायरेक्टली नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया, बीच में किसी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यानी जो हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्ट करता था स्टोरेज डिवाइसेस और सर्वर्स को आपस में, उस नेटवर्क को हटा के डायरेक्टली स्टोरेज डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया गया, सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया। नाउ इस नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज के क्या क्या एडवांटेजेस थे? फर्स्ट डेटा रिलायबिलिटी एंड रेप्लिकेशन। ये डेटा को मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस में कॉपी किया जाता है, रेप्लिकेट किया जाता है, ताकि अगर कोई एक डिवाइस फेल हो जाती है किसी वजह से, तो डेटा स्टिल अवेलेबल हो और रिकवर किया जा सके। इस तरह क्लाउड प्रोवाइडर्स आपके डेटा को मल्टीपल डेटा सेंटर्स में स्टोर करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना के। इस तरह नेटवर्क अटैच स्टोरेज में भी डेटा को मल्टीपल लोकेशंस में, मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस में रेप्लिकेट किया जाता है। सेकंड एडवांटेजेस, बेटर परफॉर्मेंस। अच्छा, हम जो ये एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं ये नेटवर्क स्टोरेज के एडवांटेजेस हैं। हमने ऊपर दो तरह की नेटवर्क स्टोरेज पढ़ी है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज NAS और स्टोरेज एरिया नेटवर्क SAN। ये जो एडवांटेजेस हैं ये इन दोनों के नेटवर्क स्टोरेज के एडवांटेजेस हैं, किसी एक के स्पेसिफिक एडवांटेजेस नहीं है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क में हमें एडिशनल फाइल सर्वर से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस और फास्टर परफॉर्मेंस मिलती है। क्यों? क्योंकि एक डेडिकेटेड पाथ बना दिया जाता है, एक ऐसा हाई स्पीड नेटवर्क जो कि स्टोरेज डिवाइसेस और सर्वर्स को यानी नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं। क्योंकि इस स्पेसिफिक पाथ की वजह से डेटा ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ कंपैटिबिलिटी।
जो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज़ एंड लिनक्स उनके साथ ही कंपैटिबल होती है। नेक्स्ट इज़ बैकअप रखने के लिए नेटवर्क स्टोरेज जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि स्टोरेज होती है वो एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, को मल्टीपल कंप्यूटर्स एक्सेस कर रहे होते हैं, किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। पर डेटा बैकअप की सूरत में स्टोर किया जाता है ताकि किसी डिज़ास्टर की सूरत में डेटा को रिकवर किया जा सके। नेक्स्ट, आजकल के टाइम पर जो हम लोग क्लाउड स्टोरेज सिस्टम्स यूज़ करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स या फिर AWS यानी अमेज़न वेब सर्विस की स्टोरेज, तो ये जो क्लाउड स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं, ये इस तरह के नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम्स पर हेवीली डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो डेटा हम क्लाउड पर स्टोर करते हैं, ड्राइव वगैरह पर, तो क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से उनको रिलायबली होस्ट किया जाना चाहिए कि उस डेटा में कोई मॉडिफिकेशन ना हो और जब भी हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो अवेलेबल हो। तो इन फैक्टर्स को मेक श्योर करने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि बजाय इसके कि वो तमाम यूज़र का डेटा किसी एक सिंगल हार्ड ड्राइव पर रखें, वो क्या करते हैं कि डेटा को छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करके, डुप्लिकेट करके मल्टीपल हाई स्पीड नेटवर्क्स पर स्टोर कर देते हैं, ताकि जब भी कोई यूज़र डेटा एक्सेस करने की कोशिश करे, किसी फेलियर की वजह से वो एक्सेस ना कर पाए तो कोई दूसरा सिस्टम फ़ौरन से रिक्वेस्ट डिलीट कर दे। तो इस वजह से क्लाउड स्टोरेज सिस्टम्स जो होती हैं वो नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो हमने पढ़ा इस मॉड्यूल में कि किस तरह एक सिंपल फाइल सर्वर से नेटवर्क स्टोरेज बहुत ज़्यादा एडवांस हुई, इवॉल्व हुई। आज हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज जैसे ऑप्शंस मौजूद है। इसमें हमें ज़्यादा स्टोरेज मिलती है और हमारी यानी यूज़र की रिक्वेस्ट पर फ़ौरन एक्सेस मिलता है, बेटर रिलायबिलिटी मिलती है, डेटा को बैकअप करना, शेयर करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। सो अगर हम यहाँ पर इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको अक्सर अपनी लोकल स्टोरेज के अलावा एक शेयर्ड स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत होती है, जिसका पहले ज़माने में कुछ टाइम पहले तक ट्रेडिशनल सोल्यूशन ये था कि हम फाइल सर्वर्स यूज़ करते थे, यानी एक अलग से कंप्यूटर सिस्टम लेते थे जिसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस होती थी, जिस पर डेटा स्टोर किया जाता था और शेयर किया जाता था क्रॉस द नेटवर्क। फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क आई, इसमें एक हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन के ज़रिए स्टोरेज डिवाइसेस को सर्वर्स के साथ नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता था। फिर नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज आई मार्केट में, जिसमें बगैर किसी हाई स्पीड कनेक्शन के डायरेक्टली स्टोरेज डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता था। तो इन नेटवर्क स्टोरेज के एडवांटेजेस ये हैं कि डेटा रेप्लिकेट हो जाता है मल्टीपल लोकेशंस पर, जिसकी वजह से आपका सिस्टम रिलायबल रहता है। किसी एक सर्वर के फेल होने से स्टिल दूसरे सर्वर्स पर डेटा मौजूद रहता है, इसलिए जब यूज़र्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो डेटा अवेलेबल होता है। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर हो गई। इन नेटवर्क स्टोरेज को पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ, कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। डेटा का बैकअप रखने के लिए नेटवर्क स्टोरेज बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद मूविंग ऑन टू मॉड्यूल 71 विच इज़ क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्लाउड स्टोरेज क्या होती है और नेटवर्क स्टोरेज से किस तरह और एडवांस होकर हम क्लाउड स्टोरेज तक आए, यूज़र्स किस तरह नेट इस क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस करते हैं और ये क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स की क्या-क्या एग्जांपल होते हैं, हम ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? तो क्लाउड स्टोरेज बेसिकली नेटवर्क स्टोरेज की एडवांस टाइप है, उसकी एवोल्यूशन है। जिस तरह हमने पढ़ा कि सबसे पहले डेटा को लोकली स्टोर किया जाता था, फिर फाइल सिस्टम्स यूज़ होने लगे और फिर ऑन नेटवर्क स्टोरेज आने लगी, यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क और नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यूज़ होने लगी। बट आज के टाइम पे डेटा को क्लाउड पर इजीली स्टोर किया जा सकता है। तो क्लाउड स्टोरेज बेसिकली उसी नेटवर्क स्टोरेज की एडवांस टाइप है, मॉडर्न एवोल्यूशन है। पहले क्या होता था कि फाइल्स वगैरह अगर आपको सेव करनी होती थी तो आप अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में यानी कंप्यूटर की लोकल स्टोरेज में आप उसको स्टोर करते थे, यूएसबीज में स्टोर करते थे, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो उसके लोकल सर्वर्स पर स्टोर करते थे। बट क्लाउड स्टोरेज में क्या हुआ कि आप अपने डेटा को लोकल स्टोरेज के बजाय किसी रिमोट क्लाउड सर्वर्स पर स्टोर कर सकते हैं और उसको इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ना यूज़र्स क्योंकि वर्चुअली एक्सेस कर रहे होते हैं इस क्लाउड स्टोरेज को, तो उनके लिए ये स्टोरेज अनलिमिटेड होती है। क्लाउड प्रोवाइडर्स अपने यूज़र्स को बहुत ज़्यादा कैपेसिटी देते हैं स्टोरेज की। यूज़र्स जो होते हैं वो अगर उनको और ज़्यादा ज़रूरत है स्टोरेज की तो कभी भी इंक्रीज़ करा सकते हैं अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को, और जितनी वो इंक्रीज़ कराएँगे उतना उनको यूसेज के लिए पे करना पड़ेगा। तो ये जो सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन होता है और जितना आप यूज़ कर रहे होते हैं रिसोर्सेज़ उतना आप पे कर रहे होते हैं, ये ऑप्शन
बहुत चीप होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपना फ़िज़िकल स्टोरेज डिवाइसेज़ लें। अगर आप अपना डेटा लोकल अपने सर्वर पर या लोकल कंप्यूटर में अपनी रैम वगैरह में स्टोर कर रहे होते हैं, तो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको इससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम्पल जैसे आपको यहाँ पर दी हुई है सिंपल के बजाय इसके कि आप मल्टीपल हार्ड डिस्क खरीदें अपना बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए, आप सिंपली अपनी क्लाउड में आप और ज़्यादा स्टोरेज बाय कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। नाउ आप इस क्लाउड स्टोरेज को डिफरेंट तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ थ्रू वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के ज़रिए क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस करने की बेस्ट एग्जांपल है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको जब भी दिल चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ड्राइव से बहुत ज़्यादा डेटा ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है और आपको और डेटा स्टोर करना है, तो आप और स्टोरेज ड्राइव की खरीद सकते हैं। तो पहला तरीका होता है क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस करने का वेब ब्राउज़र के ज़रिए। आप सिंपली अपना ब्राउज़र खोलते हैं, आपको जो भी अपना फ़ाइल अपलोड करना है ड्राइव पे वो करते हैं और बाद में जब दिल चाहे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर से, पीसी से, फ़ोन से, जिस डिवाइस पे आप लॉगिन होंगे उस ड्राइव के अंदर आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा माउंटेड डिस्क ड्राइव। माउंटेड डिस्क ड्राइव इज़ लाइक कि जो आपकी क्लाउड स्टोरेज है वो आपकी लोकल डिस्क ड्राइव की तरह अपीयर होती है आपके कंप्यूटर के ऊपर। एक्चुअल में आपका डेटा ऑनलाइन ही क्लाउड पर ही स्टोर हो रहा होता है, बट वो आपके कंप्यूटर पे आपकी लोकल डिस्क की तरह फील होता है, जैसे आप अपनी डेटा को लोकली स्टोर कर रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, वो माउंटेड डिस्क ड्राइव की एग्जांपल है और ये आपके कंप्यूटर पे, आपके पीसी पे आपकी सीडी ड्राइव की तरह माई क्लाउड ड्राइव करके नॉर्मल हार्ड ड्राइव की तरह शो हो रही होती है। तीसरा तरीका क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस करने का होता है थ्रू एपीआईज। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज़ करते हैं, उनको अपनी एप्लीकेशन का डेटा क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर करना होता है यूजिंग एपीआई कॉल्स। एपीआई अगेन आपको बताना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे आप अपने मोबाइल की कैमरा में जैसे ही कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी गूगल फ़ोटोज़ में सेव हो जाती है अगर वो वहाँ लॉगिन हुआ हुआ होता है तो। तो ये पॉसिबल होता है गूगल फ़ोटोज़ में मौजूद एपीआई कॉल्स की वजह से, तो आपकी लोकल डिवाइस को कनेक्ट करी होती है क्लाउड के साथ। हाँ, ये क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर कौन-कौन होती हैं? कौन-कौन सी कंपनीज़ होती हैं जो ये क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं? यहाँ पर जो आपको दी हुई एग्ज़ाम्पल्स उसमें है कार्बोनाइट, पीक क्लाउड, ड्रॉपबॉक्स और एलिफेंट ड्राइव। अब क्योंकि जो आपके हैंडआउट्स होते हैं ये बहुत पुराने-पुराने बने हुए होते हैं और उनको अपडेट भी नहीं किया जाता है, तो इसलिए जो नाम है कार्बोनाइट, पीक क्लाउड, एलिफेंट ड्राइव वगैरह हो सकता है आपको ना पता हो। तो आजकल के टाइम पे जो कॉमन क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स हैं वो अमेज़न वेब सर्विस, गूगल ड्राइव, एप्पल की आई क्लाउड ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो आजकल के टाइम पे हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स हैं इनमें बहुत सारे फ्री ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें आपको फ्री स्टोरेज दी जाती है और बहुत सारे पेड ऑप्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि ड्रॉपबॉक्स में आपको एक लिमिटेड फ्री स्टोरेज भी दी जाती है, बट अगर उस लिमिटेड स्टोरेज आपकी वो कैपेसिटी फुल हो जाती है तो फिर आपको मंथली पेमेंट देनी पड़ती है एक्स्ट्रा स्टोरेज लेने के लिए। और ऐसे ही गूगल ड्राइव में भी होता है। अब क्या-क्या फीचर्स हैं इस क्लाउड स्टोरेज के? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने गूगल ड्राइव पे फॉर एग्जांपल अपना कोई फाइल वगैरह स्टोर किए तो आप वहाँ से अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं उन फाइल्स को। आप सिंक्रोनाइज़ेशन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मोबाइल में आप जैसे कोई पिक्चर खींचते हैं लोकल कैमरा में तो वो फ़ौरन से गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाती है। सॉरी, गूगल फ़ोटोज़ पर अपलोड हो जाती है, वहाँ सेव हो जाती है क्योंकि वो लोकल कैमरा आपका लिंक होता है गूगल फ़ोटोज़ के साथ। यानी वो लोकल गैलरी जहाँ पर आपका डेटा स्टोर हो होता है, फ़ोटोज़ स्टोर हो रही होती हैं, वो कनेक्टेड होता है, लिंक होता है गूगल फ़ोटोज़ के साथ। तो आप अपने डेटा का बैकअप रख सकते हैं और डेटा को रिमोटली जब दिल चाहे, जहाँ से दिल चाहे, कौन-सी भी डिवाइस से दिल चाहे आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ सिंक्रोनाइज़ेशन क्या होती है? बेसिकली सिंक्रोनाइज़ेशन का मतलब है कि अगर आप अपनी किसी एक डिवाइस से उस फाइल में कोई चेंजेस बनाते हैं, तो बाकी तमाम डिवाइसेज़ पर वो चेंजेस ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएँ। इट मीन्स कि अगर आप अपनी कोई फाइल खोलते हैं लैपटॉप के अंदर ड्राइव पर और उसमें कोई एडिट्स करते हैं, तो वो सेम चेंजेस अपडेट्स हो जाएँ आपके फ़ोन में मौजूद ड्राइव पर। होता है बिकॉज़ ऑफ सिंक्रोनाइज़ेशन। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि क्लाउड स्टोरेज बेसिकली नेटवर्क स्टोरेज की एडवांस एवोल्यूशन है। डेटा जो है वो क्लाउड सर्वर्स पर रिमोटली स्टोर हो रहा होता है बजाय इसके कि वो आपकी लोकल डिवाइस पर स्टोर हो। यूज़र्स क्लाउड के ज़रिए वर्चुअली अनलिमिटेड स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पर, जैसे अपनी ड्राइव वगैरह पर। अगर आपको लिमिटेड स्टोरेज के अलावा स्टोरेज की ज़रूरत होती है और आपकी कैपेसिटी फुल जाती है, तो मंथली सब्सक्रिप्शन पर आप एक्स्ट्रा कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज ले सकते हैं। और ये जो क्लाउड स्टोरेज है आप इसको वेब ब्राउज़र्स के थ्रू, माउंटेड ड्राइवर्स के थ्रू, यानी जैसे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होती है जिसमें डेटा आपका क्लाउड पर ही स्टोर हो रहा होता है बट आपकी लोकल कंप्यूटर में ड्राइव की तरह शो हो रहा होता है, तो आप इस माउंटेड ड्राइव्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं और एपीआईज़ के ज़रिए। बट ये ऑप्शन ज़्यादातर डेवलपर्स के लिए होता है। तो क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव,
गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वगैरह ये आपको स्टोरेज ऑफर करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन ऑफर करते हैं और डेटा शेयरिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपको ड्रॉप बॉक्स, पी क्लाउड, कार्बोनाइट, एलिफेंट ड्राइव। नेक्स्ट मूव ऑन टू मॉड्यूल 72, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज। मॉड्यूल में हम सिंपली पढ़ेंगे कि क्लाउड पर डेटा स्टोर करने की क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं क्लाउड स्टोरेज के। फर्स्ट इज स्केलेबिलिटी। पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगेन स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो स्टोरेज साइज है वो आप एज ए यूजर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जब आपको और ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, आपकी मौजूदा कैपेसिटी फिल हो गई है, तो आप और ज़्यादा स्टोरेज बाय कर सकते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन पे। और अगर आपके पास जो स्टोरेज मौजूद है अनयूज्ड है, वो आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है, अगर आपके फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है तो बजाय इसके आप नया फ़ोन खरीदें, आप सिंपली एक्स्ट्रा क्लाउड स्टोरेज बाय कर लेते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे। नेक्स्ट एडवांटेज इज फ्लेक्सिबल कॉस्टिंग मॉडल्स। प्रोवाइडर्स आपको डिफरेंट पेमेंट मेथड्स ऑफर करते हैं। तो मोस्टली कॉमन यूज़ होता है वो पे एज यू गो होता है कि पहले आप चीज़ इस्तेमाल करें, रिसोर्स इस्तेमाल करें और फिर जितना आपने यूज़ किया होगा उसको मेजर करके उस बेसिस पर आपको चार्ज किया जाएगा, जिसको हम पे एज यू गो मॉडल कहते हैं। इसके अलावा वन टाइम पेमेंट भी होती है। बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज में आप वन टाइम पेमेंट करके स्टोरेज ले लेते हैं, फिर बाद में चाहे आप वो यूज़ करें या ना करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें यूजुअली होता है कि अगर आप वो यूज़ ना करते तो स्टोरेज ज़ाया होती है, इसलिए ये ऑप्शन बहुत कम ही लोग अवेल करते हैं और बहुत कम प्रोवाइडर्स ये ऑप्शन देते हैं यूज़र्स को। मोस्टली मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, यानी ये एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मंथली पे करनी होती है। बट कॉमनली पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल यूज़ होता है, जिसमें आप स्टोरेज जितना यूज़ करते हैं सिर्फ उतना ही आप पे करते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं और जो रिसोर्सेज है स्टोरेज है वो ज़ाया भी नहीं जाती। इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है यूज़र को चार्ज करने का। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ रिलायबिलिटी। क्लाउड स्टोरेज में जब आप अपना डेटा स्टोर करते हैं तो वो बहुत रिलायबल होता है और क्लाउड प्रोवाइडर्स इस रिलायबिलिटी के फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मल्टीपल मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डेटा रेप्लिकेशन। डेटा रेप्लिकेशन मतलब आपके डेटा की मल्टीपल कॉपीज़ बना के मल्टीपल जगह स्टोर की जाती है, ताकि जब भी आप उनको एक्सेस करने की कोशिश करें, किसी एक जगह अगर फेलियर की वजह से आप एक्सेस ना कर पाएँ, भी मल्टीपल डेटा सेंटर्स में आपका डेटा मौजूद हो और आप अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर सकें। जैसे कि गूगल ड्राइव जो है वो आपकी फाइल्स की और आपके डेटा की मल्टीपल कॉपीज स्टोर करके रखती है अपने मल्टीपल सर्वर्स पर। नेक्स्ट बेनिफिट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेस। आप क्लाउड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस से बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है तो। क्योंकि अगर आपने कोई फाइल पाकिस्तान में अपलोड की है तो वो आप किसी दूसरी कंट्री में भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज मल्टीपल एक्सेस मेथड। ने ऊपर पढ़ा कि हम मल्टीपल तरीकों से क्लाउड स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं। जो मेथड हमारे लिए सुटेबल है हम उस हिसाब से क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र के ज़रिए कर सकते हैं, माउंटेड ड्राइव के ज़रिए और एपीआईज़ के ज़रिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस को देखते हुए। पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्लाउड स्टोरेज के। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस इशूज़। क्लाउड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी यही है कि वो इंटरनेट पर डिपेंड करता है। इंटरनेट के बगैर आप कोई भी क्लाउड सर्विस एक्सेस नहीं कर सकते। मसला ये है कि इंटरनेट जो है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता जितना आपकी लोकल स्टोरेज होती है। अगर आप अपने लैपटॉप में मौजूद ड्राइव से कोई फाइल एक्सेस करते हैं तो आप वो फ़ौरन से विदिन सेकंड्स, नैनो सेकंड्स एक्सेस कर सकते हैं। बट क्लाउड पर से कोई फाइल एक्सेस करना डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी पर, आपके नेटवर्क की स्पीड पर। जिस तरह स्टोरेज एरिया नेटवर्क और नेटवर्क अटैच स्टोरेज में आपको फास्ट एक्सेसिबिलिटी मिलती थी, इस लोकल स्टोरेज सिस्टम इतना फास्ट एक्सेस आप क्लाउड स्टोरेज में नहीं कर सकते। जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप कोई बहुत बड़ी लार्ज फाइल है जिसमें बहुत सारा डेटा है, अगर आप वो अपने लोकल ड्राइव पर खोलते हैं वो जल्दी खुल जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप वही सेम फाइल इंटरनेट के ज़रिए करने की कोशिश करें। अदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्योंकि आपका डेटा आपके लोकल सर्वर पर स्टोर नहीं हो रहा होता बल्कि क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर स्टोर हो रहा होता है। आप क्लाउड प्रोवाइडर पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते प्राइवेसी और अनऑथराइज्ड एक्सेस के मामले में कि क्या आपका डेटा कोई और अनऑथराइजली एक्सेस तो नहीं कर पा रहा है, आपका डेटा कोई मिसयूज़ तो नहीं कर पा रहा है, आपकी परमिशन के बगैर आपका डेटा कहीं और इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। तो बेसिकली आपने कुछ ये बेसिक से डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस याद कर लेने हैं जो तमाम क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होते हैं। जैसे एडवांटेजेस में नेटवर्क डिपेंडेंसी कि क्लाउड जो है वो इंटरनेट पे डिपेंड करता है, और सिक्योरिटी कंसर्न्स में कि आपका डेटा प्रोवाइडर के सर्वर पर स्टोर हो रहा होता है, डेटा मिसयूज़ होने के, प्राइवेसी लीक होने के चांसेस होते हैं। तरह एडवांटेजेस में स्केलेबिलिटी का, रिसोर्सेज अपनी मर्जी से यूज़र के मुताबिक आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कहीं से भी कभी भी बैठ के किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हैं।
कुछ सेम डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ सेम एडवांटेजेस हैं जो हर जगह क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स में यूज़ हो रहे हैं। कुछ बेसिक्स है बस आपने याद कर लेने हैं, आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। अच्छा, इसके बाद डिसएडवांटेजेस में एक नया कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है डेटा ऑर्फन्स का। ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जब यूज़र अपना क्लाउड पर से कोई फाइल या डेटा डिलीट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोवाइडर के सर्वर्स से भी एक्चुअली में डिलीट हो गया हो। ये क्लाउड प्रोवाइडर आपके डेटा का बैकअप मेंटेन करने के लिए और उसको रिलायबल बनाने के लिए मल्टीपल कॉपीज़ बना के डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर कर रहे होती हैं। तो इसलिए जब आप कोई फाइल अपनी डिलीट करते हैं तो आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि वो परमानेंटली डिलीट हुई है या नहीं। इस कॉन्सेप्ट को डेटा ऑर्फेंस कहते हैं। इसके अलावा जब आप अक्सर किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर से अपना डेटा डिलीट करते हैं तो वो आपको ये नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि विद इन 7 डेज़ या फिर 14 डेज़ आपका डेटा कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा सर्वर पर से। तो इसलिए बहुत चांसेस होते हैं कि आपके डेटा डिलीट करने के बाद भी प्रोवाइडर के सर्वर पर डेटा मौजूद हो। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसकी वजह से प्राइवेसी इश्यूज़ हो सकते हैं कि कहीं आपका डेटा मिसयूज़ ना हो जाए, आपके परमिशन के बगैर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। इस वजह से जो भी क्लाउड प्रोवाइडर होता है उसका डेटा डिलीट करने का जो पॉलिसीज़ होती हैं वो यूज़र को पता होनी चाहिए। तो मेन आइडिया इस मॉड्यूल का यही था कि क्लाउड स्टोरेज जो है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, रिलायबिलिटी देती है, ईज़ी वर्ल्ड वाइड एक्सेस देती है, बट कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से स्पीड कम हो सकती है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, एक प्रॉपर डेटा डिलीट प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने क्लाउड स्टोरेज के एडवांटेजेस पढ़े। स्केलेबिलिटी के फैक्टर की वजह से आप अपनी स्टोरेज को ईज़िली स्केल अप या स्केल डाउन कर सकती हैं। और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है जिसके लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट मॉडल्स होते हैं, अपने हिसाब से जो आपके लिए सूटेबल हो आप चूज़ कर सकती हैं। आपके डेटा को रिलायबल बनाने के लिए उसको रेप्लिकेट किया जाता है अक्रॉस डिफरेंट डेटा सेंटर्स। आप कभी भी कहीं भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है तो। और क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, जैसे ब्राउज़र के ज़रिए, एपीआईज़ के ज़रिए और माउंटेड ड्राइव के ज़रिए। नेक्स्ट हमने डिसएडवांटेजेस में पढ़ा, वो क्लाउड इंटरनेट पर डिपेंड कर रहा होता है तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू लोकल स्टोरेज, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज एंड स्टोरेज एरिया नेटवर्क। के सारा यूज़र्स का डेटा क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर स्टोर हो रहा होता है, इसलिए यूज़र अपने डेटा के लिए कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते क्लाउड प्रोवाइडर्स को। और उनका डेटा डिलीट होने के बाद भी क्योंकि क्लाउड के बैकअप्स में मौजूद होता है, जिसके इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेटा ऑर्फेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पूरी होता है यूज़र्स के लिए क्लाउड प्रोवाइडर के डेटा डिलीट करने का प्रोसेस उनको पता हो और ट्रस्टवर्दी हो। यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो में हमने 70, 71 एंड 72 मॉड्यूल्स, टोटल 3 मॉड्यूल्स कवर किए हैं। 2 मॉड्यूल्स रहते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट डाउन बिलो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।